आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ देहात की शादी आज के इस जदीद दौर में किस तरह की होती हैं और इन शादियों में आने वाले मेहमानों की किस तरह से खातिरदारी की जाती है और हमें अपने शहर डेरा गाजी खान को छोड़ के 110 किलोमीटर का सफर करने के बाद कौन से दूसरे शहर में जाना पड़ता है और उस शहर में जाने का इतना लंबा सफर हमारे लिए किस तरह जहमत बन जाता है, आइए जानते हैं आज के इस व्लॉग में। तो भाई साहब बात है कुछ इस तरह, मैं हो जाता हूँ सुबह सुबह रेडी और हमें जाना होता है शादी अटेंड करने के लिए दूसरे शहर बस्ती मलाना। अगर कोई शख्स इस जगह के बारे में जानता है तो उसे मालूम ही होगा कि उसका रास्ता कितना मुश्किल है। खैर चाचू जान यहाँ पर कार लेके आ जाते हैं और हम कार में बैठ जाते हैं। अब रास्ते से हमें दादा जान को भी नई की दुकान से उठाना होता है तो इसलिए हम उनका वेट करने लग जाते हैं। खैर 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद दादा जान खत बनवा कर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब रास्ते में मेरे छोटे चाचू बता रहे थे कि पंजाब हुकूमत ने गाड़ी की सीट बेल्ट न बांधे होने पर 8,000 रुपए का फाइन लगा दिया है और बाइक पर हेलमेट न होने का 2,000 रुपया और मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग का 15,000 रुपया। खैर भाई साहब हम ठहरे पेंडू लोग, हमें तो सीट बेल्ट लगाने की आदत ही नहीं है, लेकिन लगता है अब थोड़ी सी पाबंदी करनी ही पड़ेगी। खैर हमें समीना चौक से 2 और पैसेंजर्स को भी उठाना होता है, लेकिन गाड़ी में जगह कम थी तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। हमारी बड़ी वाली कार किसी काम से लाहौर गई हुई थी तो इसलिए हमें इसी गाड़ी में सफर करना पड़ा। मैंने तो सोचा था हमारा यह सफर 15 से 20 मिनट का होगा, मगर जब मुझे मालूम हुआ मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया। रास्ते में हमने इस पंप से गाड़ी की टायर की हवा भी चेक करवा ली थी और इसमें पेट्रोल भी डलवा लिया था। भाई साहब हुकूमत पंजाब ने पिछले कुछ सालों से इस चौक का नाम तब्दील कर दिया। अगर किसी को इस चौक का पुराना नाम याद है तो वो कमेंट में लाजमी लिखे। खैर हम टूल प्लाजा से टोकन कटवा कर आगे चले जाते हैं। अब आप दरिया की हालत देख सकते हैं, सर्दी आने की वजह से ये काफी सूख चुका है। अब सुनने में आ रहा है हुकूमत पंजाब ने इस दरिया पर एक और पुल डालने का फैसला कर लिया है। अगर ये बात सच है तो ये आवाम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। भाई साहब ये सफर इतना लंबा हो चुका था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से रोड खराब होने की वजह से इस कार में इतने धक्के आ रहे थे कि भाई साहब पूछो ही मत। भाई साहब 2 घंटे का इतना खतरनाक सफर करने के बाद हम जैसे कार से उतरते हैं हमें तो अपनी टांगे महसूस ही नहीं हो रही होती। भाई साहब मैं इससे पूछता हूँ तुम्हारा सफर कैसा गुजरा, ये मुझे बताता है। अगर मुझे मालूम होता इतना लंबा सफर है तो शायद मैं आता ही ना। खैर हम दूल्हे के वालिद साहब से मुलाकात करते हैं और हॉल के अंदर चले जाते हैं। खैर आवाम का इतना ज्यादा रश होने की वजह से दादा अब्बू को तो दूल्हों के साथ स्टेज पर बिठा दिया जाता है, मगर हमें बाहर बैठने का बोल दिया जाता है। थोड़ी देर में हमें ये कमरे में बुला लेते हैं और हमारे सामने खाना रख देते हैं। अब 3 से 4 परात खाने के बाद हम हाथ वगैरह धोते और नींद लिखवा कर अपनी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। अब मैं तो ये सोचकर परेशान था इतना लंबा सफर हमें दोबारा करना पड़ेगा। खैर हमें नमाज भी अदा करनी होती है तो हम एक मस्जिद में रुककर नमाज भी पढ़ लेते हैं। नमाज वगैरह अदा करने के बाद हम सीधा अपने घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद मैं पुष्पा को खींचता हूँ और सीधा वॉलीबॉल ग्राउंड की तरफ आ जाता हूँ। ग्राउंड पर पहुंचकर मैं देखता हूँ कि गेम यहाँ पर पहले से शुरू हो चुकी होती है। अगर कोई वॉलीबॉल का शौकीन हजरत हमारी ये वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट में हाजिरी जरूर लगवाए। खैर भाई साहब आज के लिए मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।